सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज 27 मई को आपको डिजीलैब के माध्यम से जो 11 वीडियो भेजे गए थे, उन वीडियो को आपने देख लिया होगा। मैं भी आपको यहाँ पर कुछ समझाने जा रहा हूँ। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से मैं यहाँ जो समझाने आपको जा रहा हूँ, उसको आप समझ जाएंगे। आइए हम सबसे पहले सर्वांग समाकृतियों को समझने का प्रयास करें। इसके लिए मैंने दो आकृतियां ली हैं। ये है मेरे पास दो आकृतियां। यदि मैं ये कहना चाहूँ कि ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक आकृति ने दूसरी आकृति को पूरी तरीके से ढक लेना चाहिए। मैं पुनः बता देता हूँ कि एक आकृति ने दूसरी आकृति को पूरी तरीके से ढक लेना चाहिए। तो आइए हम देखें कि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरीके से ढक रही है या नहीं ढक रही है। तो ये आपने देखा कि एक आकृति ने दूसरी आकृति को पूरी तरीके से ढक लिया। अब हमें देखना चाहते हैं कि क्या दूसरी आकृति भी पहली आकृति को ढक रही है। तो पुनः हमने वही दो आकृतियां ली हैं। अब हम दूसरी आकृति से पहली आकृति को ढकना चाहते हैं। तो आइए हम देखें कि क्या हमारी दूसरी आकृति पहली आकृति को ढक रही है। तो आपने दोनों ही केस में देखा कि पहली आकृति दूसरी आकृति को एवं दूसरी आकृति पहली आकृति को पूरी तरीके से ढक रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इस प्रकार की आकृति जो है सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। तो इन दोनों आकृतियों को हम कहेंगे कि ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम है। सर्वांग सम का अर्थ क्या होता है, आइए इसको हम जानने का प्रयास करें। तो जैसा कि भी आपने देखा कि एक आकृति ने दूसरी आकृति को और दूसरी आकृति ने पहली आकृति को पूरी तरीके से ढक लिया था। इस प्रकार की आकृति को हम सर्वांग सम आकृति कहते हैं। और सर्वांग सम आकृति की विशेषता क्या होती है, तो ये यहाँ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम है क्योंकि इनके आकार व माप समान है। यहाँ पर ये दो शब्द दिए हुए, दोनों शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देना है, आकार व माप। पुनः मैं बता देता हूँ कि अतः दोनों आकृतियां जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताई वो सर्वांग सम है क्योंकि इनके आकार व माप समान है। आइए अब हम दूसरी दो आकृतियां लेकर के चलें। तो ये मैंने ले ली यहाँ पर पहली आकृति और ये ले ली मैंने यहाँ पर दूसरी आकृति। इन दोनों आकृतियों को यदि आप देखें तो ये हमारे पास में एक त्रिभुज, ये है हमारे पास में दूसरा त्रिभुज। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर है। या हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है एवं त्रिभुज PQR की भी तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर है। हमें देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि दोनों त्रिभुजों के आकार एक जैसे हैं। वैसे भी यदि हम देखना चाहें तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी हमारे पास में समबाहु त्रिभुज है। केवल आकार दोनों के एक जैसे दिखाई दे रहे हैं किंतु इन दोनों की जो माप है वो समान नहीं है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इस प्रकार की आकृतियों को हमें कोई दूसरा नाम देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए हम इस प्रकार की आकृतियों को दूसरा नाम दे दें। अतः दोनों आकृतियां समरूप है क्योंकि इनके आकार समान है और माप अलग अलग है। यदि हम इन दोनों आकृतियों पर मैंने ये कलर किया है तो आप जैसा कि जान रहे हो कि कलर करने के लिए हमें यहाँ पर कम रंग की आवश्यकता होगी, यहाँ पर हमें अधिक रंग की आवश्यकता होगी। दोनों के आकार समान है किंतु दोनों की माप अलग अलग है। इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो हम निश्चित रूप से इस प्रकार की आकृतियों को कहेंगे कि ये समरूप आकृति है। और समरूप आकृति की विशेषता क्या होती है कि इनके आकार समान होते हैं, माप इनकी अलग अलग होती है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको दो चीजें बताने की प्रयास किया कि हम सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं और समरूप आकृति हम किसे कहते हैं।
कक्षा 9th में आपने सर्वांग समाकृतियों का अध्ययन किया। कक्षा 10th में आप समरूप आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो भी प्रमेय आप पढ़ेंगे वह समरूप आकृतियों से संबंधित ही पढ़ेंगे। तो अब आप मैं मान के चल रहा हूँ कि समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार की आकृतियों को सर्वांग समाकृति कहते हैं और किस प्रकार की आकृति को हम समरूप आकृति कहते हैं। पुनः मैं बता देता हूँ कि आकृतियां सर्वांग सम होती है जब इनके आकार व माप समान होते हैं। आकृतियां समरूप होती है जब इनके आकार समान होते हैं। तो आइए हम इसके आगे बढ़ें। आइए अब हम रिक्त स्थान संबंधी कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। प्रश्न हमारा है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है कि सभी व्रत खाली स्थान है, रिक्त स्थान है होते हैं, हमें सर्वांग सम भरना है या फिर हमें यहाँ पर समरूप भरना है। सभी व्रत की बात कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 3 व्रत ले लिए हैं और इन तीनों व्रतों को यदि आप देखें तो आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि सर ये तीनों आकृतियां जो है, इन तीनों आकृतियों के आकार एक जैसे हैं किंतु इन तीनों की माप अलग अलग है। मैंने इस पहली आकृति पर ऑरेंज कलर, यहाँ पर मैंने ये दूसरे कलर का उपयोग किया, यहाँ पर मैंने हरे कलर का उपयोग किया है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें कम कलर लगेगा, कम रंग लगेगा, यहाँ पर हमें अधिक रंग लगेगा, यहाँ पर हमें उससे भी अधिक रंग लगेगा। ये सभी व्रत है और इनके आकार एक जैसे हैं किंतु इनकी माप अलग अलग है। अतः अभी मैंने आपको जो बताया उस आधार पर यदि आप सोच रहे होंगे कि रिक्त स्थान में हम सर्वांग सम या समरूप में से क्या भरेंगे, तो यदि आप समरूप के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए मैं आपको ये बता दूं कि अब रिक्त स्थान में किस बात की हम पूर्ति करेंगे। क्या हमारा ये उत्तर होगा? तो उत्तर हमारा यहाँ पर होगा समरूप। सर्वांग सम को हम यहाँ से हटा देंगे, समरूप को हम यहाँ पर रिक्त स्थान में भर देंगे। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि सभी व्रत समरूप होते हैं। यदि हम किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों को हम अलग अलग माप के व्रत बनाने के लिए कह दें, यदि वो कोई त्रुटि न करें तो निश्चित रूप से सभी विद्यार्थी जो आकृति बनाएंगे वह व्रत की ही आकृति होगी। मान लीजिए कि हमने पहले विद्यार्थी को 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का व्रत बनाने के लिए कहा, दूसरे को हमने 6 सेंटीमीटर का कहा, तीसरे को हमने 7 सेंटीमीटर का कहा। इस प्रकार से हम 1-1 सेंटीमीटर हर विद्यार्थी के हिसाब से त्रिज्या का मान बढ़ाते हुए चल रहे हैं और हम व्रत तैयार कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सारे के सारे व्रत जो है उनका आकार एक जैसे है किंतु उनकी माप भिन्न भिन्न है, माप उनकी अलग अलग है। तो अब आपको याद रखना है कि सभी व्रत समरूप होते हैं। आइए अब हम प्रश्न नंबर पहले के दूसरे प्रश्न की चर्चा करें। प्रश्न हमारा कह रहा है सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, यहाँ पर भी हमें समरूप भरना है या फिर सर्वांग सम भरना है। तो आप वर्ग के बारे में जानते हैं कि वर्ग में 4 भुजाएं होती है और चारों भुजाओं की लंबाइयां समान होती है। यदि हम पहले वर्ग को देखें, दूसरे वर्ग को देखें, तीसरे वर्ग को देखें तो इन तीनों वर्गों में हमने अलग अलग रंग को भरा है। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें कम रंग की आवश्यकता होगी, यहाँ पर हमें अधिक रंग की आवश्यकता होगी, यहाँ पर उससे भी अभी अधिक रंग की हमें आवश्यकता होगी। क्योंकि यहाँ पर इन तीनों आकृतियों को हम वर्ग कह रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन तीनों के आकार समान हैं, एक जैसे है किंतु इनकी माप भिन्न भिन्न है। इस आधार पर यदि आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं रिक्त स्थान पे क्या भरने जा रहा हूँ और यदि आपने भी जो मैंने भरने जा रहा हूँ वो यदि सोचा है तो निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो मैं आपको यहाँ पर ये कहने जा रहा हूँ कि मैं सर्वांग सम को यहाँ से हटा दूंगा और मैं रिक्त स्थान में भरूंगा समरूप। तो मैं यहाँ कहूंगा कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो जिस प्रकार से हमने सभी व्रत के बारे में कहा था उसी प्रकार से हम सभी वर्ग के बारे में भी कहेंगे कि सभी वर्ग जो है वो समरूप होते हैं क्योंकि इनके आकार एक समान होते हैं
इनकी माप अलग अलग होती है। तो ये आप समझ गए यहाँ पर कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो आइए मैं इसका उत्तर दिखा दूं आपको यहाँ पर कि मैं रिक्त स्थान में भरूंगा समरूप। सर्वांग सम को यहाँ से मैं हटा दूंगा। दो मेरे पास ऑप्शन दिए हुए थे, मुझे कोई एक ऑप्शन भरना था, तो सही ऑप्शन है यहाँ पर समरूप। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास में, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। आइए हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात करें। तो ये मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। पहले त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है और दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं इन दोनों आकृतियों को देखने के पश्चात कि इन दोनों आकृतियों के आकार एक जैसे हैं, किंतु इनकी माप भिन्न भिन्न है। तो आइए अब हम समद्विबाहु त्रिभुज को भी समझ लें। तो यह है हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में नाम से स्पष्ट है कि इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो ये मैंने पहला त्रिभुज ले लिया ABC, दूसरा त्रिभुज ले लिया मैंने DEF। यदि इन दोनों त्रिभुजों को मैं देख रहा हूं तो इस त्रिभुज की भुजा AB और AC बराबर है, इस त्रिभुज की भुजा DE और DF बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कहलाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। BC का मान मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर लिया है, EF का मान मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिया है। अब यदि मैं इन दोनों आकृतियों को देख रहा हूं तो मुझे कहीं से भी ये दोनों आकृतियों के आकार एक जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अतः यदि मैं दो ऑप्शन जो मेरे पास में दिए हुए हैं उसमें से मुझे यदि यहाँ पर ऑप्शन भरना है तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन भरना होगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इन दोनों समबाहु त्रिभुज को आप देख रहे हैं कि इन दोनों के आकार एक जैसे हैं, माप इन दोनों की अलग अलग है, किंतु समद्विबाहु त्रिभुज के केस में दोनों के आकार अलग अलग है। ऐसी स्थिति में हम आंसर से समद्विबाहु को हटा देंगे और हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आइए हम अपने प्रश्न का उत्तर दे दें। उत्तर में हम यहाँ लिखेंगे कि हमें रिक्त स्थान में भरना है समबाहु। मैं पुनः बता दूं यहाँ पर कि हम रिक्त स्थान में भरेंगे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 3 का हल समझने का प्रयास किया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब आप ये प्रश्न का हल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 4 के हल को समझने का प्रयास करें। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खालिस्तान हो तथा उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान हो। तो दो हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं, दो ही हमारे पास में रिक्त स्थान है। यदि हमें सही सही पता है तब तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में सही जानकारी भर पाएंगे, अन्यथा हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आइए मैं पुनः बता दूं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। तो बहुभुज का अर्थ है कि यहाँ पर भुजाओं की संख्या जो है वो 3 से हम अधिक लेकर के चल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि संगत कोण क्या होना चाहिए समरूप होने के लिए और संगत भुजाओं ने क्या होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपने बहुभुज दो बहुभुजों के समरूप होने की शर्त आज के वीडियो में देखी है। उस वीडियो के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर आप निश्चित रूप से कहेंगे कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनके संगत भुजाएं आनुपातिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूं कि आपने आज जो वीडियो देखा है उस आधार पर आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप चतुर्भुज बना लीजिए दो, जिसमें से एक की भुजा हमने मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर ले ली, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फिर हमने 3 सेंटीमीटर ले ली। तो अब हम जो दूसरा बहुभुज बनाएंगे उसकी भुजाएं आप ठीक 2 गुनी लेकर के चलिए। कोनों को आप नापिए, दोनों के भुजाओं को तो आप लेकर के चले हो। तो ऐसी स्थिति में आप ये पाएंगे कि उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं उनकी समानुपाती होगी।
तो आइए मैं इस प्रश्न का आपको यहाँ पर उत्तर बता दूं कि पहले वाले खालिस्तान में आएगा हमारे पास में बराबर, और दूसरे वाले खालिस्तान में हम भरेंगे समानुपाती। आइए मैं इस प्रश्न को का हल मैं पुनः बता दूं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो ये इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 4 का हल समझ लिया। आइए अब हम एक अन्य प्रश्न को समझने का प्रयास करें। प्रश्न हमारा कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यह है हमारे पास में पहली आकृति, यह है हमारे पास में दूसरी आकृति। यहाँ पर आप बहुत इत्मीनान से इसको समझने का प्रयास करिए। इस पहली आकृति में आप देख रहे हैं कि चारों भुजाओं की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है, और यदि हम इस दूसरी आकृति की बात करें तो इस दूसरी आकृति में प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो यदि हम भुजाओं का अनुपात यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 3 है। यदि हम 1.5 में 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 15/30, और 15/30 को यदि हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। क्योंकि सारी भुजाएं इस चतुर्भुज की भी बराबर है और इस चतुर्भुज की भी सारी भुजाएं बराबर है, हम यहाँ पर इसको कहेंगे कि ये सम चतुर्भुज है। ये हमारे पास में वर्ग है। तो हम देख रहे हैं कि PQ और AB का अनुपात, उसी प्रकार से QR और BC का अनुपात, उसी प्रकार से PS और AD का अनुपात, उसी प्रकार से SR और DC का अनुपात हमें बराबर मिल रहा है, और भुजाओं का हमें अनुपात जो मिल रहा है वो मिल रहा है सभी स्थिति में 1/2। तो हमें एक शर्त तो मिल गई यहाँ पर समरूप होने की, किंतु यदि हम यहाँ पर दूसरी शर्त को देखना चाहें कि क्या इन दोनों आकृतियों के संगत कोण बराबर है, तो आप बिल्कुल देख करके ही बता सकते हो यहाँ पर कि सर यहाँ पर हमें चारों कोण जो है वो 90 अंश है। हमारे वर्ग की विशेषता होती है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये कोण 90 डिग्री है, किंतु ये कोण 90 डिग्री यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में नहीं है। ये कोण 90 डिग्री है पर ये कोण 90 डिग्री नहीं है। ये कोण 90 डिग्री है पर ये कोण 90 डिग्री नहीं है। और उसी प्रकार से इस चौथे कोण की बात करें कि यह भी 90 डिग्री है किंतु यह कोण 90 डिग्री नहीं है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों आकृतियों में मात्र एक शर्त मिली कि इन दोनों आकृतियों की भुजाएं समानुपाती है, आनुपातिक है, किंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं है। कोण P कोण A के बराबर नहीं है, कोण S जो है वो कोण D के बराबर नहीं है, कोण Q कोण B के बराबर नहीं है, और कोण R जो है वो कोण C के बराबर नहीं है। अतः हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि बहुभुज के लिए एक शर्त से काम नहीं चलेगा, दोनों शर्तों का यहाँ पर होना आवश्यक है। हमारा त्रिभुज जो है वो एक शर्त से काम चला लेता है, किंतु जैसे ही बहुभुज की बात आती है तो वहां पर हमें दोनों शर्त लेकर के चलना है। दो बहुभुजों की समरूपता कहती है, नंबर 1 कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होना चाहिए, तभी हम बहुभुज को समरूप कह सकते हैं। चूंकि हमें दो में से यहाँ पर एक ही शर्त मिल रही है, और वह शर्त भी मिल रही है कौन सी कि इनकी इन दोनों आकृतियों की भुजाएं आनुपातिक है किंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं है। अतः हम यहाँ पर कह देंगे कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो ये इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 2 का भी हल देख लिया। तो आज आपने वीडियो को देखा है। वीडियो को देखने के पश्चात मैंने आपको अपनी तरफ से ये 4 प्रश्न पुनः हल करके बताए हैं। इन चारों प्रश्नों को भी आप समझने का 4 नहीं बल्कि 5 प्रश्न हैं। पहले में 4 थे, ये प्रश्न हमारा 2 था। इन प्रश्नों को आप बार बार वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए। मेरा ये प्रयास है कि इस प्रकार के वीडियो यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने अध्याय को के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे और आपको अध्ययन में रुचि भी जागृत होगी। केवल आपको इस बात का प्रयास करना है कि वीडियो को आप बार बार देखिए, जब समझ में आ जाए तो फिर आप अपने किताब को उठाइए और वहां से आप प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए।
तो सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार।